Hello everyone, this is Varun Sharma from Augusta IAS. We are into the fourth lecture of Complete Indian Economy series. I hope that it is helping you in your preparation for various competitive exams. You can join us on Telegram and YouTube for our rest of the lectures. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी मेजर्स, उनकी लिक्विडिटी क्या होती है, देन डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, देन एसोसिएटेड बॉडीज, उसका लीगल आर्किटेक्चर वगैरह। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी, देन जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है वो क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, देन आई विल ऐड समथिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे। तो हम साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस सीरीज में कवर करते चले जाएंगे, ताकि जो है ये ना हो कि बाद में कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ एक ही जगह मिल जाए तो वो बढ़िया रहता है, बजाय कि पहले कुछ बेसिक्स एनसीईआरटी से करा, फिर कुछ कहीं और से करा, फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, फिर करंट पढ़ें। तो मैं सब कुछ साथ में जो है होलिस्टिकली इसी के अंदर सब कुछ प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट करंट करेंसी डिपॉजिट रेशियो, उसका लिंक क्या है मनी मल्टीप्लायर के साथ, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन वी विल मूव ऑन टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, उसका लिंक क्या है मनी मल्टीप्लायर के साथ, और फिर आरबीआई किस तरीके से आरडीआर को मैनिपुलेट करता है विथ कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट एक्सेट्रा। देन मनी मल्टीप्लायर के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे का क्या एनालिसिस है, क्या इसके ट्रेंड्स हैं, क्योंकि अभी कोविड के चलते मनी सप्लाई की, लिक्विडिटी की बहुत सारी न्यूज आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि वी शुड एंटिसिपेट क्वेश्चंस कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे है जो एक ट्रेंड वगैरह एनालिसिस करना हो तो उसमें बहुत हेल्प करता है। देन वी विल फाइनली डिस्कस द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक, और उसमें डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है, क्रेडिट मल्टीपल वगैरह क्या होता है, एक्सेट्रा। तो लेट अस स्टार्ट। पहला टॉपिक है रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी। अब रिजर्व मनी या M0, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो तीन एलिमेंट है, करेंसी, बैंकर्स डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स। अब देखते हैं ये तीनों एलिमेंट हैं क्या। सबसे पहली बात, करेंसी इन सर्कुलेशन दैट वी ऑलरेडी नो, जो नोट्स हैं, रुपी कॉइन्स वगैरह हैं, स्मॉल कॉइन्स हैं, जो भी सर्कुलेशन में है दैट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन। नाउ व्हाट आर द बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई होता है जो भी बैंकों ने अपना डिपॉजिट रखा हुआ है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, बेस्ड ऑन जितने भी एनडीटीएल है उसकी परसेंट। एनडीटीएल वगैरह क्या है वो बाद में डिस्कस करूंगा जब सीआरआर डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो बेस्ड ऑन डिपॉजिट्स और बेस्ड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, बैंकों को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना होता है कैश फॉर्म में, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो सारे डिपॉजिट्स होते हैं या वर्किंग फंड्स वगैरह से कुछ कम ज्यादा ना हो जाए उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए जो पैसा रखा होता है, वो सारा पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा है बैंकों का, उसे बोलते हैं हम बैंकर्स डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक। एंड देयर आर अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक। अब अदर डिपॉजिट्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे कि फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, ये भी एक दूसरे के यहाँ डिपॉजिट या अकाउंट मेंटेन करते हैं ताकि एडजस्टमेंट वगैरह में ईजी रहे। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है, या कुछ लोग होते हैं वो कुछ रिटर्न वगैरह जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसा रखा जाता है। देन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके आईएमएफ हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, इनके जो अकाउंट मेंटेन करते हैं आरबीआई, वो सारा होता है अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक। तो रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आएगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो इसमें जो है हमेशा इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पुट अप करेगा उस तरीके से देखना है। दैट इज कि अदर डिपॉजिट्स के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक आता है या नहीं आता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आते हैं या नहीं आते हैं, या बैंकर डिपॉजिट के अंदर सीआरआर है या किसी और बारे में बात कर रहा है। ये सारे एंगल्स जो है अपने दिमाग में पहले ही रख के चलने चाहिए। तो क्या है, पीटी में ज़्यादा बंदा जो है फंसता नहीं है कि ऑटोमेटिकली अरे ये क्या पूछ लिया, मैं तो सिंपल जो है डेफिनेशन रट के आया था, वो डेफिनेशन से थोड़ा सा यूपीएससी बाहर जाएगा तो जो है जो भी सुपरफिशियल तैयारी करे गए होते हैं वो लोग फंस जाते हैं, तो उससे बचना है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब थोड़ा हाई पावर्ड मनी को इन डेप्थ और डिस्कस करते हैं। तो हाई पावर्ड मनी बेसिकली है क्या, कि आपने जो रुपी के नोट हैं उनके ऊपर देखा होगा आरबीआई गवर्नर का एक जो है प्रॉमिस होता है कि अल्टीमेटली मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं कि आई प्रॉमिस दैट बियरर विल बी पेड दिस मच मनी। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दैट सिग्निफाई, वो सिग्निफाई क्या करता है,
कि जो रुपी नोट है वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, दैट इज द लाइबिलिटी ऑफ मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, इन आवर केस इट इज आरबीआई। अब ये जो लाइबिलिटी है इट मस्ट बी बैक्ड बाय सम एसेट्स, ऐसा तो है नहीं कि हवा से पैसा बना दिया, कुछ एसेट्स हमेशा इसकी बैकिंग में होने चाहिए। पहले तो ये रूल थे कि जितने की करेंसी आपने प्रिंट करी है अब उतने ही आपको गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख के बैठना है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि पहले इकोनॉमी के साइज इतने बड़े नहीं थे, अब ट्रिलियंस की इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, अब इतने का गोल्ड रख के फॉरेक्स रख के कौन बैठेगा। तो देन प्रैक्टिकली जो अभी चलता है करंटली दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, दैट इज सारी कंट्रियों ने मोस्टली अडॉप्ट कर रखा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक दे हैव टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, उन्हें फॉरेक्स का या रिजर्व ऑफ गोल्ड एक जो है मिनिमम अमाउंट ही रख के बैठना है। ये नहीं कि अगर 1 लाख करोड़ प्रिंट हो रहा है तो 1 लाख करोड़ के गोल्ड या फॉरेक्स रख के बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब मिनिमम ही रख के बैठना है, वो मिनिमम क्या है वो देख लेंगे। अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये हमने यानी कि इंडिया ने अडॉप्ट कब करा, कब से स्टार्ट हुआ। क्योंकि यूपीएससी क्या है कभी कभार बोल देगा कि हाँ भाई आरबीआई एक 1934 में आया है तो जो है आपका तभी से हमने ये कर रखा होगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे, हाँ लॉजिक लगाएंगे कि हाँ 1934 में जो है एक्ट आया है, आरबीआई प्री इंडिपेंडेंस एरा में एस्टैब्लिश हुआ है तो सभी तभी से रख रहे होंगे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। दैट इज नॉट करेक्ट। हमने अडॉप्ट करा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम फ्रॉम 1956। उसका इनिशियल अमाउंट क्या था उसकी इन डेप्थ नहीं जाएंगे, वो जरूरत नहीं है। 1957 में इसको रिड्यूस करा गया था। करंटली जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है आरबीआई की गोल्ड की और फॉरेक्स की वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नाउ अभी करंटली आरबीआई को 200 करोड़ का गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी अपने पास रखना होता है। इसके अगेंस्ट जितनी भी करेंसी दे वांट टू इशू दे कैन। नाउ ट्राई टू कनेक्ट इट विद फियाट मनी और रिप्रेजेंटेटिव मनी जो मैं पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। दैट इज जितना भी आरबीआई ने पैसा प्रिंट करना है वो कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे हैव मिनिमम 200 करोड़ इन गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी। ये बेसिक याद रखना है। अब थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर क्या कहता है, थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं कि रिजर्व मनी ग्रोथ है। ये ग्राफ जो है इकोनॉमिक सर्वे का है, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया था उसका ग्राफ है। अब कभी ये ग्राफ मैंने क्यों डाला है कि कभी कभार क्या होता है कि यूपीएससी ट्राइज टू आस्क ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेंड बेस्ड मतलब कि जैसे कि स्टेडिली इंक्रीजिंग, स्टेडिली डिक्रीजिंग, ये पर्टिकुलर जो है रिजर्व मनी स्टेडिली इंक्रीज कर रहा था लास्ट डेकेड के अंदर। तो हियर वी कैन करंटली सी दैट ये स्टेडिली इंक्रीज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2016-17 में एक बहुत बड़ा डिप है, कॉन्ट्रैक्शन में चला गया ऑलमोस्ट। तो ऑटोमेटिकली इफ देयर इज अ स्टेटमेंट इन द पेपर दैट रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग इन द पास्ट डेकेड देन द स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। अगर यूपीएससी ये सवाल पूछता है कि रिजर्व मनी पिछले 10 सालों में स्टेडीली बढ़ रहा था या इंक्रीज हो रहा था, ग्रो कर रहा था, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। इसके आंसर हमें कहाँ से मिलते हैं, ये टेक्स्ट बुक से नहीं मिलते हैं। इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी होता है। और जब इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आएगा मैं इकोनॉमिक सर्वे की समरी बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये इसीलिए ग्राफ्स वगैरह काम में आते हैं। एनीवेज नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात करते हैं थोड़ा मनी क्रिएशन बाय द बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई मतलब मनी सप्लाई को कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सी बेसिक एक स्टेटमेंट है दैट मनी सप्लाई कब चेंज होगा। मनी सप्लाई तब चेंज होगा जब उसके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स चेंज होंगे। और उसके एलिमेंट्स या बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो ये बेसिक बेसिक स्टेटमेंट जो है इनको ध्यान में रख के चलना है। ये एनसीईआरटी या कहीं से एज इट इज वर्बैटिम यूपीएससी डाल देता है और वहां जो आके लोग सोचते हैं अरे यार मनी सप्लाई तो ठीक है, M1 M2 वगैरह होता है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स अगर यूपीएससी पूछ ले थोड़ा घुस के तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा इन डेप्थ होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है सिविल्स के लिए। एनीवेज अब कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, रेशियोज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो, बेसिकली ये 2 वर्ड है, करेंसी एंड डिपॉजिट। अब इसको आसान भाषा में समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव 100 रुपीज, उसमें से कितना पैसा आई विल कीप इन कैश फॉर्म एज कंपेयर टू मनी आई विल बी पुटिंग इन माई बैंक अकाउंट। मतलब 100 रुपए में से कितने रुपए मैं जेब में या कैश फॉर्म में रखने वाला हूँ और कितने पैसे मैं डिपॉजिट में रखने वाला हूँ, ये उसका रेशियो है।
दैट इज रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी एज कंपेयर टू द होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। मतलब 100 रुपए में से कितना करेंसी में गया, कितना डिपॉजिट में गया, ये उसका रेशियो है। अब ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? बेसिकली करेंसी क्या है? इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। करेंसी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो अगर मैं ज्यादा कैश रख के बैठा हूं, दैट मीन्स माई प्रेफरेंस इज फॉर लिक्विडिटी। मेरी प्रेफरेंस है लिक्विडिटी की, क्योंकि अगर बैंक डिपॉजिट में होगा पैसा, अगर मैंने टाइम डिपॉजिट करा दिया है या बैंक डिपॉजिट में करा दिया है, तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पैसा निकालना। सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में इजी निकल जाएगा, सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा कम लिक्विड रहेगा, टाइम डिपॉजिट में और थोड़ा कम लिक्विड हो जाएगा। लेकिन अगर कैश फॉर्म में है तो एब्सोल्युटली लिक्विड है, जो चाहे करूँ उस पैसे का। तो TDR जो है हमारा, ये इंक्रीज होता है फेस्टिव सीजन में। कि फॉर एग्जाम्पल अभी दिवाली है, इससे पहले ईद आई थी, अभी गुरु नानक जयंती वगैरह आएगी, तो ऑटोमेटिकली ऐसे टाइम में क्या होता है, गिफ्ट्स खरीदने होते हैं, जो है बाहर जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है। अब तो खैर पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो चीज़ें ईजी हो गई, UPI वगैरह से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर जो इंडिविजुअल ज़्यादा जो है बैंकिंग वगैरह नहीं करता है, या जो समझ लो कि जिनका बैंक अकाउंट खुला ही नहीं है, क्योंकि हमारी अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड जनता है, तो वो लोग क्या करेंगे, इस टाइम में कैश रख के बैठेंगे। तो CDR विल इंक्रीज, कैश डिपॉजिट रेशियो मतलब करेंसी डिपॉजिट रेशियो, इट विल इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, क्योंकि लोगों को कैश चाहिए होगा शॉपिंग के लिए। अब इसका लिंक समझ लेते हैं मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर क्या है वो आगे जाके समझाऊंगा, अभी सिर्फ बेसिक ये लिंक समझ लो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो एंड मनी मल्टीप्लायर, इनका नेगेटिव रिलेशन है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। लोअर द रेशियो हायर द मनी मल्टीप्लायर। मतलब कि अगर मैंने पैसा हाथ में कम रखा हुआ है, करेंसी फॉर्म में कम रखा हुआ और डिपॉजिट में ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। लोअर द रेशियो हायर द मनी मल्टीप्लायर, हायर द CDR रेशियो लोअर द मनी मल्टीप्लायर। ये PT के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो का। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो क्या है कि अल्टीमेटली पैसे गए RBI के पास, पैसे गए SBI के पास या HDFC के पास। अब उसमें से कुछ पैसा बैंकों को एज रिजर्व रखना होता है। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, तो कुछ पैसा रिजर्व रखना होता है। जैसे कि मान लो हाइपोथेटिकली बोलें कि अगर 20% रिजर्व रेशियो है तो वो 80% लेंड करेगा। तो रिजर्व रेशियो क्या है? इट इज द banks hold part of money of the people in their bank deposits as reserve. That is, बैंकों के पास जो डिपॉजिट गया, उस डिपॉजिट में से एक फ्रैक्शन जो है बैंकों को अपने पास एज अ रिजर्व रखना होता है। बाकी पैसे का वो जो मर्जी करें। जो अगर फॉर एग्जांपल 20% रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट है और मैंने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करा HDFC के अंदर, तो 20 रुपीज़ जो है वो रिजर्व में चला जाएगा, 80 रुपीज़ जो है HDFC उसको किसको भी लोन दे सकता है। तो इट इज द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स कीप एज रिजर्व। ये याद रखना, यहाँ सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार टेस्ट सीरीज के अंदर या एक्चुअल एग्जाम के अंदर, कि हमारे जो CRR वगैरह हैं वो कंप्यूट होते हैं बेस्ड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। लेकिन जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है, यहाँ पे जो NCERT की लैंग्वेज है वो यूज करती है वर्ड टोटल डिपॉजिट। ये चीज याद रखनी है PT के पर्सपेक्टिव से। एट जब RDR की बात आएगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल डिपॉजिट, लेकिन जब CRR वगैरह की बात आएगी, तो CRR आगे जाके डिस्कस करूंगा इन डेप्थ, जब CRR की बात आएगी तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नॉट टोटल डिपॉजिट। ये याद रखना है। अब बात आती है कि व्हाई डू वी नीड टू कीप रिजर्व, व्हाई डू द कमर्शियल बैंक्स दे हैव टू कीप रिजर्व। होता क्या है कि अल्टीमेटली अगर आपके पास रिजर्व में कैश पड़ा हुआ है या आपके पास लिक्विड एसेट पड़े हुए हैं, बैंक नॉर्मली एक प्रिजम्पशन पे काम करते हैं कि एक दिन के अंदर सारे के सारे कस्टमर ऐसा मांगने नहीं आएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट का एक फ्रैक्शन रिजर्व में रखते हैं, बाकी सब आगे लेंड कर देते हैं। वो इंफ्रा को भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए भी हो सकता है, 20 साल के लिए भी और 1 वीक के लिए भी। वो हमारा मैटर नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर एकदम से बंदा जमा करा के गया और कोई दूसरा बंदा लेने पैसे आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपके पास यू हैव लिक्विड एसेट्स एंड इस रिजर्व में से आप पैसे निकाल के उन्हें दे दोगे। और अगर लाइन लग जाए जो कि
आपका जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तब बैंकों के बाहर जो है वेस्ट के अंदर, यूके वगैरह के अंदर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि तब क्या हो गया था, पब्लिक का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। कि जो कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ भाई बैंक में मेरा पैसा डूबेगा नहीं, इसके लिए रिजर्व रखे जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पीएमसी केस वगैरह में हुआ था, जो आरबीआई वगैरह ने पूरा का पूरा स्टॉप ही लगाया था कि यहाँ से विड्रॉल ही नहीं होंगे अभी। क्योंकि जब क्या होता है, जब बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे और जब बैंक के पास रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो उसको हम टेक्निकली बैंक रन बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बैंक रन, व्हेन द बैंक रन्स आउट ऑफ द रिजर्व, वो अपने कस्टमर को पे नहीं कर पाता है, इसीलिए रिजर्व रखवाता है आरबीआई, ताकि पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई इनके पास पैसा पड़ा है, मांगने जाऊंगा तो दे देंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं पैसा नहीं मिलेगा। अब इसका लिंक देख लेते हैं आरडीआर एंड मनी मल्टीप्लायर का। अगेन इसका जो है नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन है, मतलब लोअर द रेशियो हायर विल बी द मनी मल्टीप्लायर। लो रेशियो रहेगा, अगर आरडीआर का रेशियो लो रहेगा तो मनी मल्टीप्लायर हाई रहेगा। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो कि अगर 100 रुपीज जमा कराए और सीआरआर की रिक्वायरमेंट है 10%, और उसके बाद आरबीआई ने जो है ये रिक्वायरमेंट जो है सीआरआर की 5% कर दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहले तो बैंक पहले वाले केस में जब रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% थी तो एचडीएफसी सिर्फ 90 रुपीज लोन आउट कर पाएगा, 90 रुपीज लोन में दे पाएगा। लेकिन जब सीआरआर 5% कर दिया तो एचडीएफसी लोन दे पाएगा 95 का, मनी मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द लिंकेज, लोअर द रेशियो हायर द मनी मल्टीप्लायर। अब आरबीआई कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी आरडीआर इन कमर्शियल बैंक? हेल्दी आरडीआर बहुत जरूरी है, वो हमने देख लिया है क्यों, ताकि बैंक रन ना हो। इसके लिए होता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट। कैश रिजर्व रेशियो को मैंने आपको समझा दिया कि अगर 10%, अगर 5% है तो वो सिर्फ 5 रुपये रखेगा, 95 आगे लेंड कर देगा, तो बैंक के पास ऑटोमेटिकली कम पैसा हो गया। कस्टमर अगर मांगने आ गए 20 रुपये और बैंक के पास सिर्फ 5 रुपीज ही है रिजर्व रिक्वायरमेंट में, तो ऑटोमेटिकली बैंक प्रॉब्लम में आ जाएगा। अब एक और थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर बैंक ऐसी प्रॉब्लम में आ गया, मान लो कि 5 रुपीज वो रख के बैठा हुआ था कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, कस्टमर विड्रॉ करने आ गया 20 रुपीज, तो अब जो है ऑप्शन क्या है? अब ऑप्शन ये है कि एक तो होता है बैंक बोरो कर लेते हैं इंटर बैंक मार्केट से। इंटर बैंक मार्केट मतलब एसबीआई वाला, एचडीएफसी वाला कॉल करेगा एसबीआई को या कॉल कर देगा पीएनबी का कि हाँ भाई 20 रुपीज का मेरे पास डिमांड है, आप मुझे 50 रुपीज लेंड करो, मैं शाम को देता हूँ या एक वीक बाद देता हूँ। अब दूसरा जो इसके अलावा जो यूज करते हैं आगे वो होता है बैंक रेट। बैंक रेट मतलब इनको रखने थे 5 रुपीज एज सीआरआर, कस्टमर आ गया 20 रुपीज मांगने के लिए वापस अपने डिपॉजिट, इनके पास सिर्फ 5 रुपीज हैं, तो बैंक रेट क्या है जिसपे आरबीआई से बोरो करते हैं बैंक। तो अगर बैंक रेट ज्यादा होगा तो आरबीआई और तो एचडीएफसी को महंगा पड़ेगा। दैट इज अगर 5 रुपये मैं रख के बैठा हूँ और अगर मेरे को बैंक रेट पे 10% पे पैसा लेके आना पड़ जाए तो वो मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो क्या है, ऑटोमेटिकली बैंक हेल्दी आरडीआर बना के रखेगा, वो ऑटोमेटिकली 15-20 रुपीज जो भी है बना के रखेगा, एंटीसिपेट करेगा कि हाँ मेरे पास कस्टमर आ सकता है। So that is how bank rate is manipulated for healthy RDR. That is how cash reserve ratio is manipulated for healthy RDR. अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मनी मल्टीप्लायर की। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है बैंक? सो मनी मल्टीप्लायर क्या है, एक एसेंस में बात करते हैं बिल्कुल सिंपली। मनी मल्टीप्लायर होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी विच कैन बी क्रिएटेड गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी। मतलब कितना क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है इकोनॉमी के अंदर बाय द कमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ M0 और हाई पावर्ड मनी। नॉर्मली इन अ फंक्शनल इकोनॉमी इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होती है। दैट इज जो हाई पावर्ड मनी है अगर वो 100 है तो आपका जो मनी सप्लाई या जो M3 है वो हायर ही रहेगा। टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो है वो हायर रहता है when we compare it with to stock of high powered money। मतलब जितनी मनी सप्लाई अल्टीमेटली फ्लोट कर रही होती है इकोनॉमी के अंदर वो ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू हाई पावर्ड मनी। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये चीज याद रख लेना, पीटी वगैरह में ऐसे सवाल आते रहते हैं टाइम टू टाइम। अब आगे चलते हैं, इसका इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं मनी मल्टीप्लायर के। बिटवीन मिड 1990s टू 2016-17 ये ग्राफ में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पहले का जो है 1980s का जो है हमारा मनी मल्टीप्लायर है वो अराउंड 3.5 के आसपास रिवॉल्व कर रहा है।
फिर जो है आपका 2016-17 की बात करूँ तो ये 6.5 तक जा रहा है, और करंटली एंड जो है आपका 2019-20 ग्राफ का जो राइट हैंड साइड पे एंड है वहां पे दिख रहा है हमें कितना 2019-20 के अंदर अराउंड 5 के आसपास। तो अगर यूपीएससी फिर वही बात है कि ट्रेंड वाला क्वेश्चन पूछ रहे, दैट इज कि मनी मल्टीप्लायर इन इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट डेकेड हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। और ये ग्राफ कहां से है? इकोनॉमिक सर्वे से। दैट इज व्हाई इकोनॉमिक सर्वे इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ये ग्राफ अगर आपकी मेमोरी में होगा कि नहीं यार ये स्टेडली तो इंक्रीज नहीं कर रहा है, बीच में डिप भी कर रहा है और उसके बाद जो है एकदम से बहुत ज़्यादा भी डिप करा है इसने 2017-18 में। तो स्टेटमेंट वर्बैटिम इकोनॉमिक सर्वे से मिड 1990s टू 2016-17 जो है आपका मनी मल्टीप्लायर जो है मोस्टली इंक्रीजिंग, रिमेंबर यहाँ पे मोस्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज करा है, हाउएवर उसके बाद डिक्लाइन करा है 2017-18 से, और 2019-20 में भी डिक्लाइन है। तो लास्ट की जो डेकेड है उसमें स्टेडीली इंक्रीज नहीं करा है मनी मल्टीप्लायर ने। तो अगर क्वेश्चन आया ऐसा दैट मनी मल्टीप्लायर स्टेडीली इंक्रीज कर रहा है लास्ट डेकेड में, तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा क्रेडिट क्रिएशन की, थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं। एक फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग करके कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मली क्या है कि बैंकों ने एक्सेप्ट करा डिपॉजिट, उसके बाद उसमें से कुछ रिजर्व रख लिया और जो रेस्ट है वो आगे मार्केट में लोन दे दिया। जैसे हाउसिंग लोन है, आपका कार लोन है, बाइक लोन है, एजुकेशन लोन है, ये सारे लोन बैंक ही देते हैं। तो 100 रुपये डिपॉजिट हुआ, अगर 10% CRR था या 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट थी, तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के चलते ये 100 में से 10 रुपीज रखेंगे और 90 लोन दे देंगे। और ये अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा कि कितना रिजर्व रखना है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में कितना रिजर्व रखना है? दैट इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे केस में है RBI, जो कि कैश रिजर्व रेशियो को डिसाइड करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो जो है अराउंड अभी 3% पे। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अल्टीमेटली पैसा क्रिएट कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। ये प्रिज्यूम करो कि कैश रिजर्व रेशियो इंडिया के अंदर अभी जो है 10% में, एक्चुअली में 3% पे है, उसको छोड़ो, हाइपोथेटिकली 10% पे है। और हाई पावर्ड मनी का इनिशियल इंजेक्शन मतलब RBI ने प्रिंट करके SBI को जो इनिशियल पैसा दिया वो दिया 100। अब 100 रुपीज आ गए SBI के पास, देन SBI क्या करेगा इसमें से, अगर CRR 10% है, रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है, तो उसमें से 10 रुपीज रखेगा अपने पास और 90 रुपीज लोन आउट कर देगा, 90 रुपीज बाहर मार्केट में दे देगा। अब मान लो उसने किसी इंडिविजुअल को दिए, इंडिविजुअल अब जेब में रख के तो घूमेगा नहीं, इंडिविजुअल ने अपना लोन लिया और जो है बैंक के अंदर जाकर डिपॉजिट करा दिया कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं स्पेंड करता चला जाऊंगा। तो उन्होंने अपना जो है PNB के अंदर अकाउंट था, PNB के अंदर जाके पैसे जमा करा दिए 90 रुपीज। अब अगेन PNB के पास ऊपर भी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इंप्लीमेंटेड है, इम्पोज्ड है, तो PNB क्या करेगा, PNB इस 90 में से 10% जो कि 9 रुपीज है उसको एज अ रिजर्व रख लेगा और 81 रुपीज को लोन की तरह दे देगा। तो अभी सिर्फ 2 ही स्टेप हुए हैं और टोटल डिपॉजिट जो क्रिएट हो गए इकोनॉमी के अंदर दैट इज 190। तो इनिशियली अभी 100 इंजेक्ट करा था RBI ने, अभी 2 ही स्टेप हुए और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। और अभी 2 ही स्टेप हुए हैं, टोटल डिपॉजिट मनी क्रिएट हो गया इकोनॉमी के अंदर 190। तो दैट इज हाउ क्रेडिट इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। इसका एक वो होता है जो फॉर्मूला, वो देख लेना, जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते हैं। जनरली इसका होता है 1 बाय रिजर्व रेशियो। यहाँ पे हमारा रिजर्व रेशियो है 10%, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 10 जो है हमारा क्रेडिट मल्टीपल रहेगा, क्रेडिट मल्टीप्लायर ही बोल सकते हैं इसे। तो ₹100 जो डिपॉजिट करा ये क्रिएट करेगा 1000 रुपीज इन द इंडियन इकोनॉमी। तो दैट इज द क्रेडिट मल्टीप्लायर और द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब जितने भी डिपॉजिट आए उसमें से कुछ एज रिजर्व रखे जाएंगे, फ्रैक्शन जैसे कि मान लो 10% हो गया, 20% हो गया, उसमें से कुछ रिजर्व रखे जाएंगे और बाकी को लोन आउट कर दिया जाएगा। और ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना रिजर्व रखना है? दैट विल बी जॉब ऑफ द सेंट्रल बैंक। We will continue this lecture series further. You can join us on Telegram and YouTube.